नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी साइंस क्वेश्चन कर रहे थे, जो आज का अगला लेक्चर है। प्रश्न नंबर आज का पहला देखो। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इन कोशिकांग में से ऐसा कौन सा है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को, या क्लोरोप्लास्ट को, या गाल्जी काय को, या माइटोकॉन्ड्रिया को? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आंसर, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक। लाइसोसोम की अगर मैं खोज की बात करूं, इसकी खोज डी दुबे ने की थी। इसने डी दुबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। और इनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था इनको, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है। देखो, ये जो होती है, जो लाइसोसोम, ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में होती है। जो कोशिकांग या कोशिकाएं जो कोशिकाएं में एंजाइम अभिक्रिया करने वाली होती हैं, उन्हीं में लाइसोसोम पाया जाता है। जैसे जैसे आपका गुर्दा हो गया, गुर्दे में मिलती है। गुर्दे के अलावा अग्न्याशय है, अग्न्याशय हो गया। ठीक है। यकृत हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, और थायराइड हो गया। थायराइड होगा, ये आपका मस्तिष्क है। ठीक है। यानी कि जो आपकी एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं में ही ये पाया जाता है। गुर्दा, अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क और थायराइड आदि। अगर मैं इसका मुख्य कार्य की बात करूं, लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, वो कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना होता है। कोशिका में कोशिका में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, विभिन्न पदार्थ का पाचन करना होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो भैया चलिए, कुछ और हम लोग पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। जो लाइसोसोम जो है, ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है ना। जो लाइसोसोम होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है, जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में, छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में ये रहता है। ठीक है। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसके चारों तरफ, जैसे मान लो ये आपका लाइसोसोम है, इसके चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना। इसका जो आकार है, छोटा और थैली जैसे होता है जो लाइसोसोम का। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 72। राइबोसोम बनते हैं वसा से, लिपिड से, प्रोटीन से, या स्टार्च से? आपको बताना है राइबोसोम किससे बनते हैं। ठीक है। चलिए, राइबोसोम देखो जो होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा सही। अब हम कुछ पॉइंट राइबोसोम्स के बारे में ही जानेंगे यहीं पर। राइबोसोम की खोज की बात करें तो पैलाडे नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की, यानी वैज्ञानिक। ठीक है। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज लगभग 1955 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है। ये जो होता है डमरू की आकृति का, ये जो होता है राइबोसोम, जैसे मान लो ऐसे डमरू है, डमरू की आकृति के या लगभग गोलाकार होता है। ठीक। इसकी अगर हम व्यास की बात करें, जो राइबोसोम का व्यास होता है, वो लगभग 140 एंगस्ट्रॉम से लेकर 160 एंगस्ट्रॉम तक इसका व्यास होता है। सघन सूक्ष्म गण होते हैं। ठीक है। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, कुछ देखो, जो राइबोसोम से एक 70 एस प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने आपको बताया है। एक 80 एस प्रकार के होते हैं। जो 70 एस प्रकार के होते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जो 80 एस प्रकार के, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये भी ध्यान देना है। जो 80 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ये उच्च विकसित पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उच्च विकसित पौधे और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो 70 इस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको बता चुका हूं कि ये कहाँ भैया पाए जाते हैं। बताओ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग
जानकारी मैं आपको दे भी चुका हूं कई बार। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होते हैं इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको होगा जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया ना, बैक्टीरियाफेज हो गया, रिकेट्सिया हो गया, शैवाल, इन सभी में 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आपको भी ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए कुछ और पॉइंट जानो भाई इसके बारे में। देखो ये सभी जीवित कोशिकाओं पर जो राइबोसोम्स होते हैं जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रदप्य जालिका से जुड़ा होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो अंतःप्रदप्य जालिका से जुड़े होते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। यानी ये जो राइबोसोम्स है वो हरित लवक में भी पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं, और केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाए जाते हैं राइबोसोम से। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 73 है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? ठीक है, तो जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, ठीक 1839 में। कब? 1839 में, सन भी आपको ध्यान देना 1839 में। यह जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, कौन सी जैविक क्रियाएं? जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं भैया, ठीक है, इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, यानी जो प्रोटोप्लाज्म, यानी इसको जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार, आधार कहते हैं। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 74। कोशिका की खालिस्तान है कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 74 ठीक तो हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। बाकी मैं लाइसोसोम के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक, जो लाइसोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंट होता है इसमें मैं आपको बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन भी पाई जाती है। हिस्टोन नामक प्रोटीन भी पाई जाती है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नमक। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 75 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को बचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? वही प्रश्न फिर घुमा के पूछा गया है। इसमें भी आपका हो जाएगा 75 में लाइसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। सॉरी, पानी पी लेता हूँ। बताएं प्रश्न नंबर 76 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? असत्य कथन, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। आपको इसमें गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं नहीं, ये बात गलत है। तो भैया कोई दिक्कत परेशानी है? ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
जो इसमें आपके जंतु कोशिकाओं में बहुत बहुत छोटी, प्रायः पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये बहुत ही छोटी होती हैं, इसलिए ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। बाकी तीनों बातें सत्य हैं, आपको गलत गलत ही बताना था। ओके, चले हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम कुछ और पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं के बारे में। आकार में पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं, जंतु कोशिकाएं प्राय आकार में छोटी होती हैं। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित, यानी कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप में रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। रसधानी या रिक्तिका लवक, पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोश के स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? प्लेटलेट्स है या कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा है या लसिका है? प्रश्न नंबर 77। ठीक है, तो लसिका क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर लसिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो लसिका होता है एक रंगहीन द्रव होता है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है, लसिका। ठीक है, इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं। लसिका में क्या होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक, जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि का संवहन करते, जो लसिका पोषक पदार्थ है वो हार्मोन का भी संवहन करती है, हार्मोन आदि का संवहन करती है, हार्मोन्स का। यह आंत आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है। वही भी ध्यान देना, आंत में जो उपस्थित होता है लैक्टियल वसा। ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है कि जो लैक्टियल वसा है भैया, लैक्टियल वसा कहाँ उपस्थित होता है? वो आंत में उपस्थित होता है। ठीक, तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोश के स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। ये लसिका का काम है। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको आपको बताना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में, अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है, ये बात सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। क्या ये बात सही है? बताओ। अच्छा, अगला है, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में विनिष्ठित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है, आपको गलत बताना है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए। देखो, जो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर जनन कोशिकाओं में होता है? ये निम्न दो चरणों में होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री सेकंड में। तो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ना कि दोगुनी हो जाती है। इसलिए ये बात क्या थी? गलत थी। ये पॉइंट आपको ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 79। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस है या नाभिक है? इनमें से आप लोग क्या आंसर बोलो। ठीक है, तो नाभिक हो जाएगा इसका सही आंसर। नाभिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में ही समाहित रखता है। ठीक है, नाभिक केंद्र। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? चलिए, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 80 है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग आपसे पूछा जा रहा है। किसी कोशिका में
अंतःवदब्य जालिका है, नाभिक है या गालजिका है या माइटोकॉन्ड्रियम है। यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़ना है, पूछा क्या जा रहा है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा जो होता है वो नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक। और जो नाभिक होता है यही जो है कोशिका की क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है भाई कौन? नाभिक। कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण नाभिक ही करता है। बाकी मैं माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःजालिका और गालजिका के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो भैया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक। अच्छा ये बताओ, जो गालजिका होता है पौधों में, गालजिका को क्या क्या बोलते हैं पौधों में? पौधों में डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है पौधों में। ठीक है। ये जो गालजिका होता है, लाइपोकांडिस को लाइपोकांडिया भी कहते हैं, है ना। ये नीले हरे शैवालों, जीवाणुओं एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों के कोशिकाओं में पाया जाता है गालजिका। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर क्या, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? यहाँ पर कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है किसको? हरित लवक को, लाइसोसोम्स को या माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम्स को। ठीक है। तो राइबोसोम्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये राइबोसोम्स के बारे में अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलिए, यहाँ पर हम लोग हरित लवक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट यानी हरे रंग के लवक। लवक जो होते हैं वो लवक तीन प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक हो जाएंगे, एक वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक। ठीक है। एक आपका हो जाएगा अवर्णी लवक। ठीक। जो हरित लवक है यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वे हरे रंग के लवक होते हैं। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। बैक्टीरिया हो गया, नीले हरे शैवाल हो गया, लाल शैवाल हो गया अथवा कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों की हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं हरी कोशिकाओं में सभी पौधों के, लेकिन किनको छोड़कर? बैक्टीरिया हो गया, नीले हरे शैवाल हो गया, लाल शैवाल और कवक को छोड़कर सभी पौधों में हरे भाग में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गाल्डी गाल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम है या राइबोसोम? तो लाइसोसोम जो होता है ये केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये ठीक है, केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? मान लो अगर तुम्हारे शरीर में चोट लग गई है, उसको मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग करते हैं? केवल समसूत्रण का, केवल अर्धसूत्री विभाजन का या माइटोसिस और म्यूसिस दोनों का? ना समसूत्रण ना ही अर्धसूत्री विभाजन। प्रश्न नंबर 83। ठीक है, इसमें केवल समसूत्रण का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, सही आंसर। देखो होता क्या है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष कोशिका विभाजन। परोक्ष कोशिका, सॉरी यहाँ पर कोशिका हो जाएगा, परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। अगला है प्रश्न नंबर नंबर 84। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है इनमें से कौन सी है? नंबर ए, बी, सी या डी? ठीक है। तो ये जो होती है वो न्यूरॉन हो, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही।
जानवरों की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना विज्ञान होता है। मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान विश्लेषण करना होता है। ठीक है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें कोशिकीय विभाजन नहीं होता। कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया, स्टेम कोशिका द्वारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु, एक कोशिका में सबसे ज्यादा अणु है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, जल का और शैवाल का। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। तो इसमें सबसे ज्यादा जल होगा, क्या होगा, जल होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है। तो कोशिका के भीतर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका के जो भीतर होती है, मान लो कोई कोशिका है, ठीक है, मान लो सपोज ये मान लो कि ये कोई कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रक होता है और केंद्रिका होती है ना। इसी में जीवद्रव्य होता है भैया, जीवद्रव्य भी होता है, गाल्जी काय होता है, और इसमें अंतःद्रव्य जालिका भी होता है, गुणसूत्र होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तथा सेंट्रोसोम्स होते हैं, लवक होते हैं। ठीक है। और कणाभ सूत्र होते हैं, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक। जीवद्रव्य के जल में लगभग जो जल की मात्रा होती है इसमें जीवद्रव्य में लगभग 80% इसमें जल होता है। ठीक है। और 15% लगभग इसमें प्रोटीन हो जाएगा, और 3% लगभग वसा होता है, और लगभग 1% इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, तो इसके बारे में दिया भी गया है कि भैया इनमें में क्या होता है, तो ये आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, इसमें मैं आपको दे भी दिया गया है। ओके, इसको आप पढ़ सकते हो। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 86। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु पर, कवक पर, शैवाल पर और विषाणु पर। कोशिका जो सिद्धांत होता है इसमें विषाणु यानी कि वायरस पर लागू नहीं होता। बात आपको ध्यान देना है, कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। हम लोग अब उस पॉइंट वायरस के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है। देखो जो वायरस होता है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आज अभी इसी वक्त। ठीक है। देखो वायरस जो होता है अति सूक्ष्म, अविकल्प परजीवी, अकोशिकी तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है। विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। प्रश्न आया हुआ है, जो किसी जीवित परिपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करता है। ये सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी है। विषाणुओं में सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि अनुवांशिक पदार्थ, इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, आरएनए या डीएनए की उपस्थित होती है। इसमें गुणन भी होता है, इसमें गुणन भी होता है, लेकिन ये जीवित कोशिका के जब अंदर जाएगा तब, बाहर नहीं। ठीक है। और इसमें और क्या मुख्य बातें हैं, इसमें जीवद्रव्य व कोशिकांगों का अभाव होता है। वायरस में जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है, ना ही कोई कोशिकांग पाए जाते हैं। अनेक जैविक क्रियाओं जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन आदि का इसमें अभाव होता है। श्वसन और उत्सर्जन नहीं होता है वायरस में। ठीक है। निर्जीव के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं वायरस के। ठीक। केवल जो गुणन होगा केवल पोषी कोशिका के अंदर ही होगा। जो गुणन होगा वायरस में केवल पोषी कोशिका के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है, निम्न को सुमेलित करिए। लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताइए। डीएनए एक प्रकार गुणसूत्र है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ए का सी है, ए का सी है और टू का बी है। ए का सी और टू का बी, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 87 में। ओके भैया। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 88। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है?
कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव्य करता है या केंद्रिका या सूत्र कणिका या केंद्रक करता है? शायद मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। जितनी भी कोशिका के अंदर क्रियाकलाप होता है वो सब उसका नियंत्रण केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। ठीक, चलिए अगला है और पॉइंट देखते हैं। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान देना, जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो। एनाफेज, टेलाफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। ठीक है, तो जाएगा इसका मेटाफेज। मेटाफेज ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब यहाँ से आपका जो आएगा पादप कोशिकाओं के बारे में। अभी तक आपने जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पादप कोशिका के बारे में। ठीक, जिनमें से पहला आज का प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? यानी जो पादप में ये कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये आपको पूछा। ठीक है, सेलवेल में, यानी कि कोशिका सेलवेल का मतलब कोशिका भित्ति है, और जो आपका साइटोप्लाज्म है ये आपका कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस केंद्रक है। ठीक है, और ये आपकी राजधानी हो जाएगी। ए, बी, सी या डी। ये जो कोशिका है कहाँ पर जाती है? ये जो कोशिका है ये जड़ में पाई जाती है। कहाँ पर? जड़ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक, तो पादप कोशिकाओं में इसमें यूकारियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकारियोटिक, यूकारियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं पादप कोशिकाओं में, भी आपको ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 91। पादप कोशिकाओं में मौजूद खाली स्थान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जल, विद्युत रासायनिक स्पंदों या हार्मोन या प्रोटीन। प्रश्न नंबर 91। ठीक है, हो जाएगा इसमें जल की मात्रा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 92। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को है वो ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, या क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, या क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। प्रश्न नंबर 92। सिंपल सा प्रश्न है कि भैया उसमें मृत जो कोशिकाएं हैं वो बहुत पाई जाती हैं, अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए ऊर्जा की मात्रा कम लगती है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसी कई मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है क्योंकि वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 93। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? कोशिका जो भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में है, जन्य कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। यही पॉइंट क्या है? करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 94। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? केंद्रक के अतिरिक्त, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक या माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक और गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। डीएनए और राइबोसोम की और किसमें होते हैं? प्रश्न नंबर 94। ठीक है, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके भैया, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 95। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया,
जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? ठीक, रसधानी में, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, पर ऑक्सीसोम या माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न नंबर 95। ठीक, ये जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है। पादप में, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 96। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं पादप कोशिका के अंदर कहाँ होते हैं? ठीक, तो ये आपको होते हैं रसधानियों में। यहाँ पर रसधानियों में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रसधानियों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 97। देखो, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं? इस लवक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में? मतलब कि जो पर्णहरित होता है भाई, जहाँ जो हरा रंग का हो, है ना, हरे भाग में होता है, यानी हरित लवक हो जाएगा। पौधों के हरे भाग में अणहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरित लवक यहाँ पर हो जाएगा नंबर, इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है नंबर है 98। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। अच्छा, कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप में पाए जाते हैं? तो लवक होते हैं, वो केवल पादप में होते हैं। लवक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है। लवक होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक, होता है अवर्णी लवक। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है नंबर। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल की दाब का सहन करने में सहायता करता है? केंद्रक है, या कोशिका द्रव्य है, प्लाज्मा झिल्ली है, या कोशिका भित्ति है? यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 100। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिकाओं में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? अपशिष्ट उत्पाद अभी आपने पढ़ा कि जो आपकी रसधानी होती है ना, वहां पर भी मिलता है अपशिष्ट उत्पाद। इसके बारे में अभी आपने शायद पढ़ा। तो प्रश्न नंबर हम लोग 100 में क्या आंसर दे रहे हैं? ठीक है। नंबर 100 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीन चार दिखाए गए गए क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही है। ये क्या है? ये आपकी रसधानी है। रसधानी, यहीं पर अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। हम लोग इसके बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।